नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज यूपीएल लिमिटेड के ऊपर। क्वेश्चंस काफी आए हैं इस कंपनी के ऊपर और आज से नहीं काफी समय से इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस कंपनी में क्या हो सकता है, कंप्लीट एनालिसिस करिए। और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चन हो। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कमेंट है, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। जैसे यूपीएल का नंबर लगा है वैसे आपके स्टॉक का भी नंबर जल्दी से जल्दी लगेगा। लेट अस फिनिश द एनालिसिस। और जो भी डिस्कशन हो उसको अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सको तो करना, नहीं एडवाइजर तो अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। फिलहाल यूपीएल के ऊपर देखिए, इसके टेक्निकल फंडामेंटल दोनों समझेंगे। टेक्निकली हमें दिख रहा है कि स्टॉक अभी हाई से 48% लगभग टूट चुका है और उससे पहले कोविड में 67% का करेक्शन हमने देखा था। वो कोविड से पहले ही हो गया था, एक्चुअली स्टार्ट पहले ही हो गया था। टोटल 67% की फॉल पहले देखी, उससे पहले 41 और उससे पहले 37% की फॉल हमने देखी हुई है। रिसेंट में यूपीएल जो गिरा है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से गिरा है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है और यूपीएल को लेके फिलहाल जो है वो एक न्यूज है मार्केट में। मार्च 2024 में श्रीराम फाइनेंस को निफ्टी 50 का पार्ट बनाया जाएगा और यूपीएल जो कि एक निफ्टी का स्टॉक है इसको निफ्टी से बाहर कर दिया जाएगा और निफ्टी नेक्स्ट 50 में शिफ्ट किया जाएगा। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड ये रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी स्टॉक निफ्टी 50 में आता है, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 से जो निफ्टी 50 में आता है वो फिर कुछ महीने परफॉर्म नहीं करता और जो निकल जाता है, जैसे ये निकल रहा है, ये परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है। यूपीएल में ऐसा क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे, उसको भी हम समझेंगे। और कंपनी का ऐसा परफॉर्मेंस क्यों आया है, बिकॉज कंपनी वर्ल्ड की टॉप 3 एग्रोकेमिकल कंपनीज के अंदर आती है और उसकी ये हालत क्यों हो रही है वो हमें समझनी होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं यूपीएल के फंडामेंटल्स। कंपनी करती क्या है, कंपनी बिजनेस करती है एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स का, और यहां पर साथ में प्रोडक्शन करती है सेल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल करती है फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल सीड्स का। कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 138 प्लस नेशंस के अंदर कंपनी की रीच है। साथ में 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी अब बन गई है, पहले टॉप 3 एग्रोकेमिकल में आती थी, एंड देन 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्ल्ड में। यूपीएल हैज 90% ऑफ द वर्ल्ड फूड बास्केट एक्सेस। 90% फूड बास्केट वर्ल्ड की जो है उसमें यूपीएल का एक्सेस रहता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे कंपनी के मोर देन 13,600 प्रोडक्ट्स है जो कंपनी ऑफर करती है। बहुत बड़ी कंपनी रही है, बहुत बड़ा रीच रहा है इसका, लेकिन परफॉर्मेंस फिलहाल जीरो रही है। आगे बात करते हैं, सारी चीजें समझते हैं। कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू हुए कुछ टाइम पहले, इसको हमें हाईलाइट करना जरूरी है बिकॉज 2020 में केपीएमजी मॉरिशस की तरफ से कहा गया था कि ये इश्यू है। हालांकि उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, पूरी चीजें नहीं बताई थी। कंपनी का बायबैक ऑफ शेयर आया था अभी कुछ टाइम पहले 875 पर शेयर का, और 1100 करोड़ का जो है वो बायबैक कंपनी ने किया था। कॉमर्शियल पेपर कंपनी ने थोड़े टाइम पहले FY 21-22 में उठाए थे 4150 करोड़ के। तो कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता मुझे कमेंट करके बताइए। कॉमर्शियल पेपर पे मैं एक नया वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों की जानकारी बढ़े। आगे बात करते हैं, यहां पे हम देखते हैं अगली चीज, तो हमें पता चलेगा कंपनी में परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई। ये कंपनी के खुद मैनेजमेंट ने बताया है। क्या बताया है कि डी स्टॉकिंग हो रही है। डी स्टॉकिंग मतलब इनके कंपनी के जो पहले से स्टॉक पड़े थे इनके डीलर्स के पास में, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इनकी कॉस्ट जो है वो हाई हो गई है, इन्वेंट्री कॉस्ट, और इसकी वजह से जो है इनके मार्जिन मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज बिजनेस परफॉर्मेंस होने में खुद कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है Q2 FY 25 तक का समय लगेगा। खुद मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अभी आपके सामने अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, हमें समय लगेगा Q2 25 तक, ये ध्यान रखिएगा। ये खुद मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया, ये इनकी प्रेजेंटेशन रही है। अगर आप देखना चाहें आपको वेबसाइट पे इनके डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने कारण बताए कि हम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सारी चीज जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी का बिजनेस का रेवेन्यू कैसे कैसे आता है, ये समझिए। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में कंपनी पैसा कहां से कमाती है, हर्बीसाइड से 34% की, फंगीसाइड से 25% की, अदर से 20%, और यहां पे इंसेक्टिसाइड से 16% और सीड से 5% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। यानी हर्बीसाइड्स, फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड से मेन रेवेन्यू कंपनी का रहता है। आप लोगों को याद होगा मेरा एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, जहां मैंने क्लियरली बताया था कि मैं उस कंपनी में 200 रुपए के आसपास, 240 250 के आसपास इन्वेस्ट कर रहा हूं। वो आज डबल हो चुका है। हमारे सेकंड चैनल द बुल ऑन स्टॉक्स पे उसका वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा, आप देखना चाहें, ये वीडियो है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले उसमें कुछ प्रॉफिट बुक किया है, वो भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी है और सारी चीज बताई है। ये कंपनी है जो नहीं चल पा रही, जो कि वर्ल्ड की आप कह सकते हो 5th लार्जेस्ट कंपनी है, और यहां पर हमने एक स्मॉल कैप स्टॉक पकड़ा, उसमें अच्छे रिटर्न हमने डबल कर लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार खाली बड़े प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं, आपको निकालना आना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री की हालत खराब हो फिर भी आपको उस स्टॉक को निकालना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। ये हमेशा मैं कहूंगा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसको फंडामेंटल इंपॉर्टेंट लगते हैं ज्यादा वो फंडामेंटल देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चार्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या है वो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं,
कंपनी का लोकेशन वाइज ब्रेकअप, लैटिन अमेरिका से 53% कंपनी का लोकेशन रहता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 28 का, नॉर्थ अमेरिका से 11 और यूरोप से 7% का कंपनी का ब्रेकअप रहता है। बेसिक लेवल फंडामेंटल को समझो, कंपनी का राइट नाउ जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 36,000 करोड़ के आसपास का रह गया। ये एक टाइम पे 70-80 हजार करोड़ का था, अभी 36,000 करोड़ का है। प्राइस अभी 492 है, बुक वैल्यू 385 है। अब ये चीज अच्छी होती है कि शेयर बुक वैल्यू के आसपास अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, तो बड़े इन्वेस्टर्स या फिर जो कहते हैं कि वैल्यू बाइंग करने वाले हैं वो इसको देखना शुरू कर देते हैं। वो लेते हैं नहीं लेते हैं अलग बात है। पी अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी ने घाटा पोस्ट किया, तो पी कहां से आएगी? आरओसी ठीक ठाक है, आरओई ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं कह सकते, नॉर्मल है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। ये मुझे मेजर इश्यू लगता है, मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। ईपीएस माइनस में जाना ही था बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग अनप्लेज है, दैट इज गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है, बहुत खराब रही है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है। मार्केट कैप टू सेल्स, यानी अपनी जितनी सेल्स कर रही है उसके भी कम मार्केट कैप है, यानी ये साल की करीब 38,000-40,000 करोड़ की सेल्स कर रही है और 36,000 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल है। अभी आपको क्लियर डाटा आ जाएगा, एक अनुमान बताया है। और यहाँ पे पीजी रेशियो कंपनी का अवेलेबल नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर महा खराब है, सिर्फ 2 का इन्वेंट्री टर्नओवर, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसी कंपनीज के लिए। नो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इसके रिजल्ट्स कैसे रहे इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2021 को देखिए और उसका प्रॉफिट देखिए, ईपीएस देखिए, ध्यान से देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट, कितना जबरदस्त प्रॉफिट, कितना जबरदस्त ईपीएस। दिसंबर 2022 में चलिए, यहां पर देखिए शानदार चीजें थी, कोई खराब नहीं था। अब आइए दिसंबर 2023 में सेल्स गई, खत्म हो गई, प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया और ईपीएस देखो माइनस में चला गया। कारण क्या है इसके पीछे, ध्यान से समझना। पहले तो कंपनी के मार्जिन अच्छे थे, वो मार्जिन ठीक ठाक थे, वो खराब होने शुरू हुए और देखिए क्या खराब होते होते 1% पे मार्जिन आ गए। अब इसका इंपैक्ट कहां पड़ा? टॉप लाइन पे नहीं पड़ा, दिस इज कॉल्ड टॉप लाइन। अब बॉटम लाइन पे क्या पड़ा? ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है ना, जो आपको दिख रही है वहां से, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट देखो 1191 करोड़ रुपीस, इतना इंटरेस्ट लगा है। क्यों? डेट भारी होगा तो उसमें आपको समस्या आएगी ही आएगी। और डेट की समस्या ऐसे आती है, प्रॉफिट आपने कमाया है लेकिन बाइट कौन मार गया? कंपनी ने कहा कि भाई हम मारेंगे, मतलब डेटर्स ने कहा कि सॉरी क्रेडिटर्स ने कहा कि हम मारेंगे और कंपनी को देना पड़ा। तो यहां पे हुआ प्रॉफिट मतलब थोड़ा सा था, वो तो मिला नहीं, उल्टा लॉस बढ़ गया कंपनी का और 1600 करोड़ से ऊपर का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया। मार्जिन खराब हो गए। मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि अभी ये 2 क्वार्टर और चल सकती है, Q2 FY25 तक, तो ये चल सकती है। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है? निफ्टी से जो बाहर होता है वो बॉटम लगा देता है और निफ्टी में जो अंदर आता है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस आ रहा है, वो कुछ टाइम का टॉप लगा देता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो सारी चीजें हमें समझनी है, लेकिन हिस्ट्री हर बार रिपीट हो ऐसा भी जरूरी नहीं, वो भी समझना होगा हमें। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ईयरली पीएनएल को देखिए, कंपनी की सेल्स कितनी है ईयरली पीएनएल पे देखिए, 46,000 करोड़, 53,000 करोड़, 45,000 करोड़। पिछले 3-4 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस, सबसे गंदी परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है। इवन पिछले कई सालों में आप हर बार देखिए कंपनी की, देखिए 2012 में, 13 में उससे बढ़ी, 14 में सेल्स बढ़ी, 15 में बढ़ी, 16 में इससे बढ़ी, 17 बढ़ी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगातार पिछले 10-12 साल से लगातार हर साल सेल्स बढ़ रही है। कंपनी की सेल्स नहीं टूटी थी, इस बार क्या हुआ? सेल्स टूटी। फिर अगेन इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रॉफिट्स में देखिए, प्रॉफिट्स क्या थे? प्रॉफिट्स हर बार बढ़ रहे थे, बीच में एक बार घटे, देन अगेन रिकवर करके फिर घटे, फिर अगेन यहां पे स्टार्ट हो गया, लेकिन लॉस कभी नहीं आया था। फर्स्ट टाइम यूपीएल अपनी 10-12 साल की हिस्ट्री में नेट लॉस में है ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर। सो दिस इज क्लियरली नेगेटिव पॉइंट, ये हमें समझना होगा और ये बहुत खराब चीज रही है यूपीएल जैसी कंपनी के लिए, जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ कैसे रही है वो समझ लीजिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की ठीक ठाक रही है, खराब नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल 2 साल की परफॉर्मेंस महा खराब है, बहुत बेकार परफॉर्मेंस है। आगे बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर, पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं है। 10 साल वालों को 15% सीएजीआर का रिटर्न आया है, जो कि हर कोई निफ्टी का स्टॉक दे ही देता है। 15% सीएजीआर 10 साल में मिलता ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी रही है? 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी नेट मेंटेन रही है कंपनी की। अब यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग और देखिए, कंपनी की लोन बुक को देखिए। यहाँ पे कंपनी के ऊपर लोन देखिए कितना है और ये इसके रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व से ज्यादा यानी 1 से ज्यादा आपका डेट इक्विटी है, जो खराब होता है। साथ में इतना कुछ होने के बावजूद कंपनी में भी क्या चल रहा है? CWPI को देखिए ध्यान से, यानी कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कंपनी जो है वो एक्सपेंशन अभी भी करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे उसके बड़े थे वो अब कम होने शुरू हो गए हैं। ये आपको सारी चीज जो है वो देखनी होगी, सारी चीज समझनी होगी। हालांकि और भी डाटा आगे आएंगे फ्यूचर में, वो हमें और देखने होंगे, बट कंपनी कर रही है एक्सपेंशन, ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे होल्डिंग को समझिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग देखिए यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज करी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ कम नहीं हुई है, धीरे धीरे उन्होंने इंक्रीज करी है। FIIs को देखिए, उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है पिछले कुछ सालों में कम कर दी है।
अगर DIIS को आप देखेंगे, उन्होंने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट इतनी रखी है, कुछ खास बढ़ाई नहीं, कुछ खास घटाई नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग 18% और अभी 16.44%, लगभग उतनी है। लेकिन लुक एट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, 1,75,000 से वो अब कितने हो गए पिछले 2-3 साल में, 4 लाख से ऊपर शेयर होल्डर हो चुके हैं, जो कि यूपीएल को शेयर होल्डिंग में रखते हैं अभी। अब आगे हम बात करेंगे इसके चार्ट पे, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। करना क्या है वो हमें पता चल जाएगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी नहीं कह सकते, जो फंडामेंटल से बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मुसीबत से निकल के आई है, बट इस बार चार्ट क्या बोलता है वो देखते हैं। तो यहां पर हमारे सामने चल रहा है यूपीएल का चार्ट। ध्यान से इस डाटा को एनालाइज करके समझिए हुआ क्या है। रिसेंट में देखिए क्या हुआ, एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन करके क्लियर बोला कि भाई मैं नीचे जाऊंगा। अब इस डाउन साइड वेव में स्टॉक का आप पैटर्न समझिए कैसा रहा है। ये स्टॉक का पैटर्न जो है वो ध्यान से देखिए। स्टॉक अपने रेड कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गया। जो ये डाउन साइड की वेव रही है, इसमें अपने रेड कैंडल का जो हाई है उसको नहीं काट पा रहा। तो रिसेंट में रेड कैंडल का हाई कितना आ गया, ये जो रेड कैंडल है उसका हाई आ गया 540 रुपए के लगभग। तो ये 540 रुपए के लगभग का जो है वो रेड कैंडल का हाई है, यानी फरवरी मंथ का हाई है। इसके ऊपर अगर किसी टाइम पे मंथली क्लोज आती है, ध्यान से सुनिएगा क्या आती है, मंथली क्लोज, मंथली क्लोज अबो हम लिख देते हैं, वरना कुछ लोग फिर कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और कंफ्यूजन की दुकान बन के रह जाएंगे। 540-41 के ऊपर तो यहां पर बेयरिशनेस खत्म हो जाएगी, तब तक यहां पे कंटिन्यूस बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। आगे बात करते हैं यहां पे। अब इस डाटा को मैं हटाना चाहूंगा ताकि एक क्लियर पिक्चर हमें पता चल जाए कि डाटा के अलावा चार्ट जो है वो हमारे सामने कैसी पिक्चर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। अब इस चार्ट को आप ध्यान से समझिए। स्टॉक के लिए एक मेजर डिमांड जोन जो है वहां पे एंट्री हो चुकी है, वो रहेगा 400 से 500 की ये रेंज, 400 450 की रेंज, सॉरी 400 से 450 की रेंज जो है वो एक मेजर डिमांड जोन रहेगा। और स्टॉक लगभग उसी लेवल के आसपास आकर अभी रिसेंट में एक बाउंस बैक लिया है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, दिस विल एक्ट एज अ मेजर डिमांड जोन। यहां पे ध्यान रखिए, ये एक बड़ा क्या होगा, डिमांड जोन होगा। अब यहां पे बाय करना नहीं करना उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम एनालिसिस को समझ रहे हैं कि ये डिमांड जोन है, हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऊपर में स्टॉक के लिए लगभग आप मान के चलिए 540-50 का लेवल है, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। 540-550 की ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज होने वाली है, यानी इस रेंज के ऊपर स्टॉक में और तेजी बनने के चांस हो सकते हैं और बेयरिशनेस खत्म हो सकती है फिलहाल। वरना स्टॉक जो है इस रेंज के आसपास आ सकता है, जो कि 400-450 की है। आएगा नहीं आएगा दैट इज डिफरेंट थिंग। नहीं आएगा तो ऊपर जाना पड़ेगा 550 के ऊपर, वहां भी नहीं जाता, इस इधर भी नहीं आता, तो फिर तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं कि बैठे रहो। आगे बात करते हैं। मंथली चार्ट का ट्रेंड हमें पता चल गया, द ट्रेंड इज नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव है। और ये बुलिश कब हो सकता है, 540-50 के ऊपर मंथली क्लोज हो तब तक बुलिश नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट के ट्रेंड की। वीकली ट्रेंड अभी फिलहाल क्या है, लुक एट दिस इज द वीकली ट्रेंड यहाँ पे। और इधर भी आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल के आसपास ही देखिए एक मेजर जो है हमें सपोर्ट नजर आता है। तो इस लेवल के आसपास एक मेजर सपोर्ट नजर आएगा। स्टॉक के लिए फिलहाल ट्रेंड ऐसा है कि स्टॉक में यहाँ पे वीकली चार्ट पे 525 रुपए और ऊपर में अगर देखा जाए तो 560 के आसपास का रेजिस्टेंस नजर आता है। हालांकि हमें इतना जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टॉक 520 को काटे तब भी हम कुछ देखना शुरू करें तो भी कुछ बात बने, बट फिलहाल तो एकदम कुछ भी नहीं नजर आ रहा, नेगेटिव ट्रेंड है। लेकिन ये पता चलता है स्टॉक के इस टाइप की फॉल को देख के कि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी आ सकता है। तो ओवरसोल्ड में जब भी मार्केट आता है तो दो काम होते हैं, या तो स्टॉक एक बाउंस लेके फिर नीचे आता है, खड़ा हो जाता है, या फिर सीधा ऊपर जाएगा, या फिर वो रुकना मतलब गिरना जो है वो रोक देगा। तो ये काम हो सकते हैं वहां पे। अब इनमें से क्या करता है वो हमें देखना होगा। आगे बात करते हैं इस कंपनी के डेली चार्ट पे। चलिए पहले डेली चार्ट को समझते हैं। लुक एट दिस इज डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर हम देखना चाहें तो ये हमने लगा रखी है यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज लाइन। तो स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी काफी दूर है और ये मूविंग एवरेज लगभग 580-600 के आसपास आ रहा है। तो अभी इससे भी काफी दूर है, यानी तीनों तरफ से नेगेटिविटी हावी है। तो इसका मतलब ये है कभी पॉजिटिव नहीं होगा, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट उसके लिए कुछ सेटअप बनेगा। फिलहाल क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट नेगेटिव है। अब कर क्या सकते हैं उसको हम समझते हैं, और राइट नाउ ट्रेंड क्या है वो हमने समझ लिया है। चलते हैं वापस इसके वीकली और मंथली चार्ट पे। हैव अ लुक एट दिस। इन चार्ट्स को भी हमें समझना जरूरी है। ये देखिए ये हमारे सामने अभी चल रहा है इसका वीकली चार्ट। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक ट्रेंड बताया, मंथली करते हैं इसका कन्वर्ट, मंथली वे समझिए इस चीज को। जैसे कि एक ट्रेंड रहा है कि निफ्टी 50 में, मैं यहां लिख देता हूं निफ्टी 50, जो स्टॉक आउट हो रहा है दैट इज यूपीएल मार्च में हो सकता है, और श्रीराम फाइनेंस ये जो है वो जुड़ सकता है, ये जुड़ सकता है। तो जो इन होता है ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, अच्छे रिटर्न दे चुका है, ये अच्छे रिटर्न दिए हैं प्लस में, और ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, नेगेटिव परफॉर्म। तो ये हिस्टोरिकल रहा है
कि जो स्टॉक निफ्टी 50 में एंटर करता है वो कुछ टाइम के लिए क्या करता है, फिर टाइम पास करता है, यानी उसके बड़े रिटर्न्स आने मुश्किल हो जाते हैं, और जो निकल जाता है वो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि वो बॉटम आउट हो जाता है, मोस्टली केसेस में वो बॉटम आउट हो जाता है। लेकिन क्या ये ग्राउंड होता है यूपीएल में इन्वेस्टमेंट करने का, फ्रेश पैसा लगाने का, वो हमें समझना है, और मैं क्या करूंगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज की डेट में जिनके पास यहां पर पैसे लगे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, और ये भी समझते हैं कि इसने किया क्या है। आज जिस भाव पे यूपीएल आपको अवेलेबल है, यही भाव आपको बैक इन यहां पर 2016 में भी अवेलेबल थे। ये देखिए, जिस भाव पे आपको यूपीएल अवेलेबल हो रहा है, ये भाव सितंबर 2016 में भी यही भाव थे स्टॉक के। तो अभी अगर आप निकाल के देखो 8 साल का रिटर्न, लगभग 7.5-8 साल का रिटर्न, तो डेट इज 0 बट्टे सन्नाटा। ये रिटर्न रहा है निफ्टी के स्टॉक का, यूपीएल जैसी कंपनी का, जिसे वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में देखा जाता है एग्रोकेमिकल बिजनेस में, तो उसकी यह हालत है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो वो क्या कर सकता है, हमें उस केस स्टडी को समझना है। एक एक केस स्टडी आपको आगे आने में बेहतर और अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर बना सकते हैं, लेकिन समझना होगा। ऑलरेडी कोई इन्वेस्टेड है वो क्या कर सकता है, देखो ये चीज समझो, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो कंपनी के फंडामेंटल्स कोई बहुत अच्छे नहीं है, नॉट सो गुड, ठीक है, ओके ओके, लेकिन नॉट सो गुड लुकिंग एट दिस, कि यार इतनी बड़ी साइज हो कि आप उतने अच्छे फंडामेंटल्स नहीं ला रहे हो। टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकल ऑल्सो नॉट सो गुड, नॉट सो गुड। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्दी इसका बॉटम आउट यहां पे हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो अभी हम नॉट सो गुड लिखेंगे, तो हमारे पास नॉट सो गुड है। तो ऐसी की सिचुएशन में अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और अपने हाई से स्टॉक को 48% डाउन दे चुके, तो क्या हम यहां पे ऐड फंड कर दें, थोड़ा फंड ऐड कर दें और अपनी कॉस्ट को सही बिठा सकते हैं? अगर किसी के पास है, क्या वो कर सकता है? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, नो, क्लियर। क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने रिटर्न्स देने में हमेशा स्लो मूविंग रहा है। रीजन क्या है यहाँ पे? स्लो मूविंग, और प्लस फंडामेंटल यहाँ पे इतने अच्छे नहीं रहे हैं। स्लो मूविंग रहा है स्टॉक, फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं रहे। बेटर होगा नया अमाउंट खाली कौन डाल सकता है? वही डाले जो एकदम रिस्की प्लेयर हो, कि नहीं मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिस्की प्लेयर हूं, मैं नया अमाउंट डाल के बैठ सकता हूं, वो डाले। सेफ प्लेयर अगर कोई फंसा है तो क्या उसे नया अमाउंट डालना चाहिए? नो, वेट करो। अब ये एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में फंस गया तो फंस गया। देखो 100 अगर अच्छे लोग आते हैं जिंदगी में, तो 10 लोग ऐसे भी आते हैं जो काम नहीं करते हैं, परेशान करते हैं। वैसे ही 100 अच्छे स्टॉक में है तो 10 इससे ऐसे स्टॉक भी होंगे जो आपको परेशान करेंगे। तो पार्ट ऑफ द गेम है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब यहां पर सबसे बड़ी चिंता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि क्या ये जल्दी बॉटम आउट हो जाएगा। द चांसेस आर हाई कि जल्दी ही बॉटम आउट हो जाए और उसके बाद में बाउंस बैक ले। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्या होता है किसी भी चीज को हम ये समझो, 500 का शेयर अगर 600 चला गया तो रिटर्न कितना हुआ? 20% ही तो हुआ। तो वो इस कंपनी की बजाय आप दूसरी जगह स्विंग देख के भी कर सकते हो, किसी कैश मार्केट के स्टॉक में। ये एफ&ओ का स्टॉक है। यहां पे समझो बातें चल रही है कि क्या यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। द आंसर इज 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में। पहला होगा सेफ प्लेयर के लिए, सेफ प्लेयर्स यहां पे क्या कर सकते हैं, जिसमें मैं खुद को अपने कैटेगरी में रख रहा हूं। द आंसर इज नो। मैं क्या करना चाहूंगा, मैं वेट करना चाहूंगा। मेरे पास अभी क्लैरिटी नहीं है, ना ये है कि इससे अच्छे फंडामेंटली स्टॉक नहीं है, ना ये है कि इससे अच्छे टेक्निकली स्टॉक नहीं है। इससे अच्छे फंडामेंटली स्टॉक भी है, टेक्निकली स्टॉक भी है मार्केट में, तो मैं इसमें क्यों पैसा डालूं? मैं सेफ प्लेयर हूं, मैं नो लिख रहा हूं। यहाँ पे कोई कहता है कि नहीं अपन तो रिस्की प्लेयर है, अपन तो भाई साहब लेंगे, तो वो 400 से 500 की रेंज का ध्यान रखें। इसमें अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें। किसी को अगर रिस्की प्लेयर है कि नहीं अपने को तो लेने का ही है, तो वो 400 से 500 की रेंज का ध्यान रखें, अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें। अब उसमें उसको टाइम वाइज जो है वो वेट करना पड़ सकता है, और रिटर्न कितना मिलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा यहां पे अवेलेबल नहीं है। मेरे लिए स्टॉक क्या है? मेरे लिए वेट है, एंड वेट एंड अवॉइड है मेरे लिए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए अवॉइड है। जल्दी ही मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्टॉक बॉटम आउट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अवॉइड है। मेरे को ऐसी कंपनी में काम करने में कोई मजा नहीं आता। कोई और अच्छी कंपनी है, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां मेरा कॉन्फिडेंस हो, चार्ट पे भी, फंडामेंटल पे भी, उस पे काम करूंगा। यहां पे मैं काम नहीं कर सकता। हो सकता है ये स्टॉक आने वाले समय में जब 550 के ऊपर आए तब इसको हम देखें, तब यहां पर हमें अगर कोई स्विंग खेलना हो वो खेल सकते हैं, इन्वेस्ट करके राइड करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अवॉइड है। अब इसका मतलब क्या ये है कि जिंदगी में कभी पॉजिटिव ही नहीं होगा? हो सकता है 2 साल बाद वापस 1000 रुपए हो, लेकिन इस 2 साल में और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा जहां मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो, या फिर इस 2 साल के पीरियड में 550 के तो ऊपर आएगा। अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर आएगा तब रिव्यू करके देखेंगे। अगर देख पाया उस वक्त पैसा हुआ तो लगाएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी मार्केट में। तो ये प्लानिंग है हमारी फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए, उनको समझना है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक अपने हाई से इतना टूटा तो जाके जंप कर दो। नो, जल्दी ही बॉटम बनने वाला है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, बनने वाला है, जल्दी ही बनेगा। हो सकता है इसी रेंज के अंदर ही इसका बॉटम हो, जल्दी ही बन सकता है। लेकिन
ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पैसा लगाना क्यों है, क्या फंडामेंटली टेक्निकली उतना स्ट्रांग है, क्या आपका कॉन्फिडेंस है, या फिर आपको रोना है। कई लोगों की आदत होती है रोना चिल्लाना, 400 का स्टॉक था 600 आ गया, लगा देता तो ये हो जाता। अब लगा दे भाई, क्यों क्यों वेट कर रहा है, अब लगा, अब पता चल जाएगा तेरे को, किसी की सुननी क्यों, फिर लगाओ खुद की। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच से चलेंगे तो फिलहाल ये देखिए, ध्यान रखिए, वेट एंड वॉच बनता है। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि एक बार 1-2 क्वार्टर वेट करो, हालांकि मार्केट उसको पहले डिस्काउंट करेगा, बॉटम जल्दी बनने वाला होगा, लेकिन फिर भी समझना कि अगर आप सेफ प्लेयर हो आपके लिए नो हो जाता है। कोई रिस्की प्लेयर होता है तो उसके लिए वो 400 से 500 की रेंज में अपने एडवाइजर से बात कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और बात करते हैं यहाँ पे, क्या कोई स्विंग ट्रेड है क्या यहाँ पे, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? द आंसर इज नो, देयर इज नो सेटअप राइट नाउ। वो 550 के ऊपर आने के बाद कुछ बन सकता है, फिलहाल कोई सेटअप नहीं है। कुल मिलाकर अगर यूपीएल के कंक्लूजन की बात की जाए, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं, कंपनी का मैनेजमेंट खुद कह रहा है अभी समय लग सकता है एक बार, कंपनी जल्दी बॉटम आउट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है कि निफ्टी से जो बाहर होता है वो बॉटम बना देता है और जो एंटर करता है वो एक बार टॉप लगा देता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ऐसा हो सकता है। ये मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये चांसेस है कि इसके बॉटम आउट हो सकते हैं। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर पे बैठ रही है? द आंसर इज नो फॉर सेफ प्लेयर्स। क्या ये इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर पे बैठती है रिस्की प्लेयर्स के लिए? द आंसर इज यस, रिस्की प्लेयर्स के लिए वो 400 से 500 की रेंज का ध्यान रखिए। अब कोई यही क्लियर नहीं कर पाता कि वो सेफ प्लेयर है या रिस्की प्लेयर है, तो उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। क्योंकि किसी आदमी की आदत होती है कि कोई स्टॉक 490 का अगर 550 चला गया, 10% प्रॉफिट का मौका चला गया, अरे 10% के प्रॉफिट मार्केट रोज दे देता है अगर तरीके से आता है काम करना। ऐसा नहीं कि पूरी कैपिटल पे मिलेगा, जैसे आपने किसी स्टॉक में 50,000 लगाए तो वो मिल जाते हैं। हाँ, हो सकता है आपकी कैपिटल 50 लाख हो, लेकिन मिलते 50,000 पे ही है। वो आप करना चाहो तो एक स्विंग में वो निकलते हैं, लेकिन उसके लिए रोया चिल्लाया नहीं जाता। क्या आप अपनी पूरी 50 लाख की कैपिटल एक स्टॉक में डाल देते क्या, जो ऐसे कर रहे हो कि 10% ऊपर आ गया, ये हो गया? कई लोगों की आदत होती है, तो उसके बहकावे में आके आप पोजीशन मत बना लेना। उस चीज का ध्यान रखना कि अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करो, उसके बाद पोजीशंस बनाओ। आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मेरे लिए ये स्टॉक अवॉइड लिस्ट में है फिलहाल, एक बार वेट करेंगे। मेरे को फिलहाल इसमें इन्वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, और मेरे पास पैसा होता तो भी मैं इसमें नहीं जाता। डेट इशू है मेरे लिए काफी कुछ इशू है। बहुत बड़े रिटर्न्स की मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक 490 का वापस 850 हो जाता है तब जाके कोई 70-80% रिटर्न होगा। और अगर साल 2 साल में 2-2.5 साल के अंदर वो रिटर्न कंपनी ला पाती है, एक अच्छा रिटर्न होगा, नो डाउट एक अच्छा रिटर्न होगा। बट इससे भी अच्छे ऑप्शन जब अवेलेबल हो तो मैं रिस्की की तरफ क्यों जाऊं, मैं सेफ की तरफ क्यों ना जाऊं? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। बाकी डिसाइड देखो आपको करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फ्यूचर में जब ये 550 के ऊपर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको रिव्यू कर सकता हूं, तब हम देख सकते हैं कि यहां पर जो बॉटम बना है, जैसे मानो स्टॉक 550 के ऊपर आया, तब तक बॉटम लगा 450 रुपए के आसपास का, तो फिर हम एक रिस्क ले सकते हैं कि 550 के ऊपर हमने बाय किया और 450 का हमने बॉटम जो है उसको स्टॉप लॉस बना दिया और अब राइड कर रहे हैं, फिर एक रिस्क हो सकता है। ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखिए। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा, क्योंकि मेरी बातें कईयों को चुभ सकती है। जो रियलिटी होती है वो कईयों को हार्ड हिटिंग करती है, बहुत ज्यादा हिटिंग करती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल चार्ट पे, वेब एनालिसिस में आइए। वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां मैं एक समय में एक ही इंसान को सिखाता हूं। उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ध्यान रखिए, उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके डिटेल मंगा सकते हैं। टीम आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेज देगी। बेटर होगा आप व्हाट्सएप पे डिटेल मंगा लीजिए और उसके बाद देखिए आपको करना है या नहीं करना है। एक समय में मैं एक इंसान को सिखाता हूं। और ध्यान रखिए, आपको 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी हो तो ही वेब एनालिसिस में आइए। ये मत सोचेगा कि 50 लोगों के साथ में क्लास होगी। एक समय में मैं एक इंसान को ही ट्रेन कर सकता हूं, इससे ज्यादा की मेरी कैपेसिटी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। चैनल की डायमंड मेंबरशिप ले लीजिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइव चैट करना, जो कि हम करते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के रिगार्डिंग और स्टॉक के ट्रेंड के रिगार्डिंग, तो आप डायमंड मेंबरशिप लीजिए। आपको मेरी तरफ से ऐसे चार्ट्स चाहिए जहां पे ब्रेकआउट या रिवर्सल आने वाला है, तो उसके लिए आपको एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करना होगा। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों मेंबरशिप में आपके लिए बेटर कौन सी है और आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।